स्टार्ट करें। हमने लास्ट क्लास में कहां तक किया था, हमने कर लिया था हमारे पास जो टू टाइप्स की सेल होती है, एक क्या होती है, एक होती है हमारी गैल्वेनी सेल या उसका दूसरा नाम वोल्टेज सेल है, और दूसरी होती है हमारी वैद्युत अपघटनी सेल। तो यहां तक हमने कर लिया था गैल्वेनी सेल या वोल्टेज सेल को कंप्लीट, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि गैल्वेनी सेल क्या करती है और वैद्युत अपघटनी सेल क्या करती है। मैंने बताया था कि हमारी गैल्वेनी सेल जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, और हमारी वैद्युत अपघटनी सेल जो होती है वो वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब स्टार्ट करने वाले हैं हम, गैल्वेनी सेल कंप्लीट हो गई, अब स्टार्ट करेंगे हम वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। सबसे पहले मैं बोलता हूं आपसे कि आप क्या करो, जो भी आप पढ़ने वाले, जो भी हेडिंग पढ़ने वाले, उसका मीन्स समझ लो कि क्या होने वाला है। यहां पे देखो वैद्युत का मीन्स क्या होता है, वैद्युत का मीन्स क्या होता है, अरे वैद्युत धारा, धारा मीन्स करंट से। अपघटनी मीन्स अपघटन, अपघटनी मीन्स अपघटन, और अपघटन का मीन्स क्या होता है, टूटना। क्या होता है, टूटना। और सेल हमारी क्या होती है, बैटरी होती है, बैटरी तो बोलते हैं हिंदी में इसको, बैटरी। तो इसका मीन्स निकला कि यहां पे हम धारा से क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ये कैसी बैटरी है, ये ऐसी बैटरी है जो क्या करेगी, धारा लेकर तोड़ेगी। अब किसे तोड़ेगी, सीधी बात है, मैंने बताया था किसे तोड़ती है, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने, याद करो कि ये जो तोड़ती है वो तोड़ती है वैद्युत अपघट्य के जो विलयन होते हैं। वैद्युत अपघट्य नहीं बताया था मैंने बताया था वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं, वैद्युत अपघट्य ऐसे विलयन होते हैं जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते। तो इसका मीन समझ में आ गया। यहां पे क्या करेंगे, हम धारा का यूज करके तोड़ेंगे, और किसको तोड़ेंगे, जो वैद्युत अपघट्य होंगे उन्हें आयनों में तोड़ेंगे। ये काम ये वाली सेल करती है। नाम का मीन्स क्लियर हो गया। अब देखो होता क्या है, मैंने बोला था कि हम जो वैद्युत अपघटनी सेल होती है उसमें दो तरह के इलेक्ट्रोडों का यूज करते हैं, एक करते हैं सक्रिय इलेक्ट्रोड का यूज और एक करते हैं निष्क्रिय इलेक्ट्रोड का यूज। आपने गैल्वेनी सेल पढ़ा था, उसमें हमने किस तरह के इलेक्ट्रोड का यूज किया, मैंने बताया था सक्रिय इलेक्ट्रोड, मैंने बताया था कैसा यूज किया था, सक्रिय इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोड थे दोनों इलेक्ट्रोड विलयन के साथ रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे, भाग ले रहे, ठीक है। लेकिन हम वैद्युत अपघटनी सेल जो होती है उसमें दोनों टाइप के मतलब सक्रिय और निष्क्रिय दोनों तरह का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको मोस्टली पढ़ाऊंगा निष्क्रिय वाले, ताकि आपके डाउट नहीं रहे। सक्रिय में थोड़ा डाउट आ जाता है, ठीक है। तो आप क्या पढ़ना, आपको मैं फैसिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इजी पड़े, ठीक है। बता दूंगा एक दो पॉइंट उसके भी क्या होता है, लेकिन आपको मोस्टली किस पे फोकस करना है, जो हमारे कैसे होंगे इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय होंगे। निष्क्रिय का मींस मैंने बताया था वो किसी तरह का पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ना अपचयन करेंगे विलयन के साथ, ना ऑक्सीकरण करेंगे। अब देखो होता क्या, यहां पे देखो हमारे पास सेल कुछ इस तरह की होती है, वहां पे याद है ना, वहां पे कितने टाइप्स के थे, कैथोड एनोड क्या थे, कैथोड का पार्ट्स अलग पड़ा था आपने और एनोड का पार्ट्स अलग पड़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक ही विलयन में कैथोड भी होगा और एनोड भी होगा। समझ में आया, क्या होगा, एक ही विलयन में, आपने वहां पे पढ़ा था कैथोड अलग था और एनोड अलग था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका कैथोड और एनोड एक ही विलयन में होगा, ठीक है। अब कैथोड एनोड क्या होगा, एक ही विलयन में होगा, आप जिसका विलयन चाहे उसका विलयन ले सकते हैं, यहां तो कोई दिक्कत। अब देखो होगा क्या, अब इसमें क्या करना आपको, ये सेल क्या करती है, ये सेल हमारी वैद्युत ऊर्जा, जो हमारे पास कैसी ऊर्जा होगी, वैद्युत ऊर्जा, और वैद्युत ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करेगी, रासायनिक ऊर्जा में। इसमें रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। अब क्या होगा देखो, इसका मीन्स क्या होगा कि हम सेल को क्या करेंगे, वैद्युत ऊर्जा देंगे, और वो सेल के अंदर जाने के बाद काय में कन्वर्ट हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गए, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम एक बैटरी को जोड़ देंगे, क्या कैसे जोड़ेंगे, बैटरी को, और जो हमारी बैटरी होती है उसमें कौन सा करंट होता है, डीसी, डायरेक्ट करंट, ठीक है। डीसी क्या किया हमने, इससे जोड़ दिया। अब आपको पता है ये लेंथी वाला जो होता है ये किसे शो करता है, पॉजिटिव को, और ये स्मॉल वाला
नेगेटिव को। जैसे जैसे इस पे साइन होगा वैसे ही इलेक्ट्रोडों पे साइन आ जाएगा। प्लस वाले से जुड़ा इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और नेगेटिव से जुड़ा इलेक्ट्रोड हो जाएगा नेगेटिव। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंट समझ में आ रहा है ना। एंड टू एंड क्या था, उसमें दो पार्ट्स थे हमारे, एक अर्थ सेल अलग थी और एक अर्थ सेल अलग थी। कैथोड वाली अर्थ सेल अलग थी और एनोड वाली अर्थ सेल अलग थी, और हमने क्या किया था, बाद में उसे कंबाइन कर दिया था, तब हमारी गैल्वेनिक सेल बनी थी। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा है कि दोनों एक ही में पड़े हुए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखो होगा क्या, अब यहां पे आप किसी का भी विलयन ले सकते, कोई भी, जिसका क्या कराना है, अपघटन कराना है, जिस विलयन को तोड़ना है, समझ में आया, जिस विलयन का अपघटन करना है, जिस विलयन को तोड़ना है, किसी का भी विलयन आप यहां पे ले सकते हैं, राइट। आपको पता है अभी हमने कैथोड एनोड डिसाइड नहीं किए, कैथोड एनोड डिसाइड नहीं किए। मैंने बोला साइंस से कैथोड एनोड डिसाइड नहीं करना आपको, आपको करना है जिसपे क्या होता है, याद है कुछ, जिसपे क्या होता है, जिसपे अपचयन होता है उसे क्या डिसाइड कर देते हैं हम, क्या बोल देते हैं, कैथोड, और जिसपे ऑक्सीकरण होता है क्या बोल देते हैं, एनोड। तो क्या होगा, हम यहाँ पे जिसपे ऑक्सीकरण होगा उसे एनोड बोल देंगे, जिसपे अपचयन होगा कैथोड बोल देंगे। अभी हम इसे कुछ भी नहीं बोल रहे, जैसे साइन लगे हुए थे वैसे लगा दिए, बात खत्म। क्या समझ आ गया। अब क्या होगा, जैसे मान लो हमने किसका विलयन लिया, यहां पे हमने जल ले लिया, जल का विद्युत अपघटन करने वाले H2O का, किसका विद्युत अपघटन करने वाले, जल का। अपघटन का मीन्स होता है जल को तोड़ने वाले, जल को क्या करने वाले, तोड़ने वाले, और किससे, वैद्युत से। अरे समझ रहे, वैद्युत अपघटन, देखो इसका नाम से पता चल रहा है, वैद्युत, वैद्युत अपघटन, अपघटन। वैद्युत का मीन्स होता है धारा, और अपघटन का मीन्स क्या होता है, टूटना। तो सीधी सी बात है, धारा से तोड़ेंगे हम। वैद्युत अपघटन क्या होता है, अगर हम किसी भी पदार्थ को क्या करते हैं, धारा से तोड़ते हैं, तो हम बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इसका मीन्स वैद्युत ने उसे तोड़ा है। बात क्लियर है, किसने तोड़ा उसे, वैद्युत ने तोड़ा, तो अभी तो उसे बोलते हैं वैद्युत अपघटन। इसका मीन्स वैद्युत इसे तोड़ लिया है, इसका अपघटन कर लिया है, इसे तोड़ लिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, हमने किसका विलयन लिया, H2O का, और ये कैसा विलयन होगा, कैसा विलयन होगा, मैंने बताया था दो तरह के पदार्थ होते हैं, एक होते हैं वैद्युत अपघट्य और एक होते हैं वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अपघट्य कौन से होते हैं, वैद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनके विलयन धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाते हैं, और मैंने बोला वैद्युत अनपघट्य वो होते हैं जिनके विलयन में धारा प्रवाहित करने पर वो आयनों में नहीं टूटते, जैसे ग्लूकोज। मैंने समझाया भी था क्यों होते, कैसे होते, ये सब कुछ करा चुका हूं। अब यहाँ पे आपको पता है, आपको अगर ये क्लियर होगा कि ये बना कैसे होगा, तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं, सीधी बात है। ये बात भी मैं कई बार बता चुका हूं आपको। जैसे मार्कर है, ऐसे मान लो, आपको पता है ये क्या है, ये यहां से जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है ना, तो हमें पता है ऑलरेडी कि यहां से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे प्रेशर नहीं लगाएंगे फालतू में, हमें तो पता है यहां से जुड़ा हुआ है, यहां से तोड़ देंगे इसको, ठीक है ना। तो ये मैंने सब कुछ बता रखा है कि कोई भी अणु किस तरह से कहां से जुड़ता है, तो आप उसे देखकर पहचान लेंगे कि यहां से जुड़ा है, वहीं से आप उसको तोड़ देंगे। आपको पता है जल जो बना होता है किससे बना होता है, जल बना होता है, देखो इससे, जल हमारा बना होता है H+ और OH- से हमारा जल बना होता है। क्या बनता है, जल, ठीक है। अगर जल को तोड़ें तो क्या होगा, जल को तोड़ें तो क्या होगा, अरे सोचो, जिस चीज से वो बना होगा अगर उसको तोड़ दो तो वही चीज तो मिलेगी। अरे दीवार मिट्टी की बनी है तो तोड़ने पे क्या मिलेगा, ऐसा तो नहीं सोना मिलेगा, सीधी बात है। ऐसा हो तो सब तोड़ देते अपने घर की दीवारें। तो क्या होगा, जिस चीज से बनी होगी तोड़ने पे वही तो मिलेगा। ये प्लास्टिक से बना हुआ मार्कर है, मैं इसे तोड़ूं तो क्या मिलेगा, प्लास्टिक ही मिलेगा ना। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और मिल जाए, जो होगा उससे। अब देखो यहाँ पे ये बना किससे, जिससे बना होगा वही मिलेगा तोड़ने पे। किस किससे बना है, H+ OH-, तो सीधी बात है यहाँ पे H+ और OH- आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत। तो इस विलयन में क्या होंगे, जैसे आप धारा प्रवाहित करेंगे तो सीधी बात है यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा। क्यों टूट गया है, अभी मैंने बताया, क्योंकि ये विद्युत अपघट्य विलयन है। यहां तो कोई दिक्कत। अब आपको पता है ये पूरी रॉड या इलेक्ट्रोड पे क्या लगा हुआ है, पॉजिटिव, और इस पे क्या लगा हुआ है, नेगेटिव। अब आपको पता है ये कहां पे जाएगा, इसे किस चीज, इसे क्या चाहिए, अरे प्लस वाले को क्या चाहिए, माइनस। अरे जिस चीज की कमी हो वही तो चाहिए आपको, तो इसे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो ये कहां पे जाएगा, आपको जनरली पता है प्लस वाला माइनस वाले के पास जाता है, माइनस वाला प्लस वाले के पास जाता है। तो ये H+ कहां पे जाएगा, माइनस वाले के पास, और ये माइनस वाला प्लस वाले के पास।
अब होगा यहाँ पे देखो कुछ ऐसा कि यहाँ पे जो होगा ये किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास जाएगा, और प्लस वाले को क्या कर देगा, क्या करेगा, अरे तुम्हें पता है, ये मैं बता चुका हूं, जिसपे जो चीज फालतू होती है यहाँ पे बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन फालतू होगा वो ईमानदारी के साथ दूसरे को दे देगा, जिसपे कमी होगी वो ईमानदारी से दूसरे से ले लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, इस पे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन फालतू है, ये बहुत ही ईमानदारी के साथ इस पे जाएगा और इसे अपना फालतू वाला इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब क्या है, इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये इसके पास जाएगा और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो होगा क्या, ये कहां पे पहुंचेगा, प्लस वाले पे पहुंचा, प्लस वाले पे पहुंचा और क्या कर दिया इसने, इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। अब आपको पता है जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पे अच्छे से। जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है या अपचयन होता है, इलेक्ट्रॉन देता है तो ऑक्सीकरण होता है, सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पे गया, इसने क्या किया, इसे अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस पे, इस इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यहां तो कोई डाउट, ऑक्सीकरण। और जिस पर मैंने वहां पे इसीलिए बार बार चिक चिक के बोला था आपसे, इसे याद रखना है, इसी से डिसाइड करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन से कि कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है, याद है। तो आपको पता है जहां पे ऑक्सीकरण होगा उसको क्या बोलते हैं आप, एनोड। तो किसका काम करेगा ये, कोई डाउट, अगर समझ के पढ़ोगे कोई दिक्कत ही नहीं है, आंसर तुम दोगे मेरे साथ साथ अगर पूछूंगा तो, कोई दिक्कत, क्योंकि क्या हुआ है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया है भाई, इलेक्ट्रॉन देना होता है ऑक्सीकरण, और मैंने पहले ही बता दिया था जहां पे ऑक्सीकरण होगा उस इलेक्ट्रोड को आप बोलेंगे क्या, एनोड, ठीक है। अब आपको पता है ये कहां पे जाएगा, इसमें बेचारे पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, कमी चल रही है, तो पता है प्रॉब्लम में ही होता है कमी चलती है, तो ये क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, और जहां पे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है कौन सी क्रिया होती है, याद है कुछ, जो जहां पे इलेक्ट्रॉन लिया जाता है वहां पे कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन, और जहां पे अपचयन होता है क्या बोलते हैं उसको, कैथोड। देखो कितना क्लियर है, कोई डाउट, बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने तभी बोला था कैथोड और एनोड आप चार से डिसाइड नहीं करेंगे, आप करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन से, जहां पे क्या होगा, जहां पे अपचयन होगा कैथोड बोल देंगे, जहां पे ऑक्सीकरण होगा एनोड बोल देंगे, कोई डाउट। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे आपको क्लियर है, क्लियर है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये रिएक्शन है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि वैद्युत अपघट्य का विलयन, किसी वैद्युत अपघट्य, या मान लिया कि वो बोल दे, कोई भी वैद्युत अपघट्य ले सकता है, CSO4 ले, कुछ भी ले लिया उसने बोल दिया कि अगर हम जल के विलयन का वैद्युत अपघटन कराएं तो एनोड पे क्या मिलेगा और कैथोड पे क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन में जनरली पूछ लेता है। तो आपको बता, देखो इसे सीखने की कोशिश करना अच्छे से। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, यहाँ पे गया, कौन सी रिएक्शन, देखो अलग अलग पढ़ेंगे, कैथोड की रिएक्शन आपको अलग से कहूंगा मैं, बिल्कुल सिंपली, और एनोड की रिएक्शन अलग, ठीक है। अब देखो कैथोड पे क्या हो रहा है, H+ गया, इलेक्ट्रॉन लिया, H+ क्या हुआ, गया और क्या किया इसने, इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बना लेगा, सीधी सी बात है H2, हाइड्रोजन ही तो बनाएगा। और आपको पता है यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, और एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, तो क्या कर दें 1/2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो कैथोड पे क्या निकला, हाइड्रोजन गैस, शॉर्ट में लिख रहा हूं हाइड्रोजन गैस, अरे हाइड्रोजन गैस ही तो निकल रही है, कहां पे निकल रही है, कैथोड पे। अब देखो एनोड की रिएक्शन, एनोड पे क्या होगा, एनोड अपने पास क्या है, माइनस है ना, माइनस है, ये क्या करेगा, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन फालतू है ना, इलेक्ट्रॉन देगा, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन दिया इसने। अब यहाँ पे O जो है हमारा, O बना लेगा, कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन O2, लेकिन यहाँ पे O कितना है, एक है ना, यहाँ पे कितने हो रहे हैं, तो 1/2 कर दिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। क्या बचा हमारा, क्या बचा, H, और हमारा H काय में बचा, माइनस में, बहुत बढ़िया, शाबाश, प्लस में बचा। सोचो यहाँ पे, दिमाग से सोचो अपने, यहाँ पे OH माइनस था, देखो यहाँ पे OH माइनस था, अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा, ओनली OH बचा ना, कोई प्लस बचा इस पे। अब आपको पता है मैंने EN समझाया आपको कि जब ऐसे बना, देखो अब इस टाइम बॉन्ड कैसे बना, इसका बॉन्ड ऐसी तो बना होगा O और H के बीच, ऐसा बना होगा ना, जिसकी EN क्या होगी, ज्यादा होगी, वो साजिक इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा ना, तो कौन लेके भागेगा, कौन लेके भागेगा, अरे ये टूटेगा ना, ऑक्सीजन टूटेगा, सीधी सी बात है, जब ऑक्सीजन टूटेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन टूटेगा तो अरे इस पे H पे प्लस आ जाएगा, कितनी बार बताया मैंने,
कि जिसकी EN ज्यादा होती है उस पर प्लस आता है, जिसकी EN क्या होती है, कम होती है, उस पर माइनस आता है। जिसकी EN अधिक होती है उस पर माइनस आता है, जिसकी EN कम होती है उस पर प्लस आता है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है ना। अब देखो समझ आ गया क्या किया इसने हाइड्रोजन का क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ऑक्सीजन ने खींच लिया ना, और खींचने के बाद क्या हो गया, हाइड्रोजन में प्लस आ गया, तो ये बन गया। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो कैथोड और एनोड, तो हमें कैथोड पे क्या मिला, हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या मिला, ऑक्सीजन गैस। कोई डाउट? देखो मैंने इसलिए समझाया यहाँ पे अच्छे से आपको समझ सको। सबसे पहले तो आप कैथोड और एनोड डिसाइड करना सीख लो, आपको पता चल गया, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे बता दिया, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है कि विपरीत आयन ही तो जा रहे हैं। देखो प्लस वाला किसके पास जा रहा है, माइनस वाले के, माइनस वाला प्लस वाले के पास जा रहा है। यहाँ तक कोई डाउट शायद नहीं होगा, अरे ठीक है ना, यहाँ तक कोई डाउट थोड़ी आपको, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब ये तो समझ आ गया, ये समझ आ गया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। बस क्या कर लो आप, ऑक्सीजन को तोड़ना आप लोगों को, ऑक्सीजन को क्या करना है, आप तो ये याद रखना कि जो H होता है उस पर हमेशा प्लस ही आता है, H होता है प्लस ही आता है, सीधी बात है। यहाँ तक डाउट नहीं है ना, ये समझ आ गया। अब देखो यहाँ पे जो मोस्टली पॉइंट जहां पे हम डेफिनेशन करने वाले हैं इसकी, इसे इसलिए सिखा रही हूँ आपको अच्छे से, क्योंकि जितनी भी डेफिनेशन बची है वो इसी चित्र से कराऊंगा मैं, टोटल इसी डायग्राम से होने वाली है। कोलराउस का नियम इसी से कराऊंगा, फैराडे का नियम इसी से कराऊंगा, जितने भी नियम बचे हुए हैं वो इसी डायग्राम से करने वाले हैं, इसलिए इसे समझ लो बस। ये समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, क्लियर हो गया। अब ध्यान से बताओ मुझे सोच के, यहाँ पे जो चल रहा है सर्किट में, धारा चल रही है या आवेश चल रहा है, कौन लेके जा रहा है यहाँ पे, मैंने पढ़ाया था आपको पता है इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं, इसमें सोचने वाली बात है कोई, इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं ना। और यहाँ पे आवेश कौन लेके जा रहे हैं, अरे तुम्हें पता नहीं, हाइड्रोजन प्लस आवेश लेके जा रहा है और OH माइनस आवेश लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आवेश कौन लेके जा रहे हैं, आयन, और वहां पे आवेश कौन लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। इसका मीन्स सर्किट में धातुओं में जो चालन करते हैं धारा का, वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और विलयन के अंदर कौन कर रहे हैं, आयन। डाउट क्लियर? विलयन के अंदर कौन करता है चालन, आपको दिख रहा है, देखो आपको पता है धारा का चालन वही करता है जो आवेश लेके जा रहा है, चाहे वो प्लस लेके जा रहा है या माइनस लेके जा रहा है। तो आपको पता है सर्किट में तो ओनली क्या लेके जाते हैं, इलेक्ट्रॉन माइनस लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों लेके जा रहे हैं, ये वाला आयन प्लस लेके जा रहा है और ये वाला आयन माइनस लेके जा रहा है। आपको तो पता है अगर कोई आवेश लेके गया तो वो क्या कर रहा है, वहां पे धारा का चालन कर रहा है। डाउट क्लियर है? ठीक है, कोलराउस का नियम इसी पे डिपेंड है, और यहाँ पे चालकता वालकता जो पढ़ेंगे वो सब इस पे डिपेंड है। ये आप सीख चुके हैं ऊपर वाला पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट किसमें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। मैंने तीव्रता के बाद जो आया था अपना जो लाइट वाला चैप्टर पढ़ाया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसमें मैंने बताया था। ये डाउट क्लियर? यहाँ पे कोई डाउट नहीं ना, क्लियर एकदम? तो इसे नोट करो। अब करेंगे हम यहाँ पे डेफिनेशन है जो आपके काम आने वाली, ठीक है, इसे जनरली आप देख लेना कहाँ पे क्या होता है, राइट, नोट करो इसे। यहां तो समझ आ गया। अब हम करेंगे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन करेंगे। देखो क्या होता है कि फॉर्मूले जो होते हैं जो हमारे सर्किट के लिए होते हैं, जो हमारे सर्किट के लिए होते हैं ना, प्रतिरोध वाले, चालकता वाले, विशिष्ट प्रतिरोध वाले, फॉर्मूले सेम ही रहते हैं। देखो क्या होता है, वहां पे आपने पढ़ा था, याद करो, वहां पे आपने पढ़ा था कि आपके पास क्या था, कोई एक चालक था, इस तरह से रॉड थी ना, कोई चालक था, इस तरह से चालक था, अरे चालक था कि नहीं, चालक था, और चालक था, और दोनों के सिरों पे क्या था, विभवांतर था, ठीक है। उसमें परमाणु थे, ऐसे था ना, परमाणु थे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे मान लिया प्लस है और यहाँ पे माइनस है, राइट। और यहाँ पे क्या था, ये चालक का कोई क्षेत्रफल ए था, चालक, इसकी चालक तार की लंबाई कोई L थी, और यहाँ पे जब ये धारा जा रही थी, जब इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन को कौन रोक रहा था, इसके परमाणु रोक रहे थे, और जो परमाणु रोक रहे थे उसे हम क्या बोल रहे थे, प्रतिरोध बोल रहे थे, प्रतिरोध R बोल रहे थे। याद आया कुछ? और इसमें क्या बह रही थी, धारा I बह रही थी, याद करो। अब देखो इससे कंपेयर करके ही इसे पढ़ेंगे, फॉर्मूले जो इसके लिए थे वही सेम इसके लिए रहेंगे, बस क्या होगा, मीन्स थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे यहाँ पे L का मीन्स कुछ और होगा, इसका मीन्स कुछ और होगा, आप समझना इसको अच्छे से। आपको पता है प्रतिरोध का मीन्स क्या होता है, प्रतिरोध का मीन्स होता है रोकने वाला,
रोकने वाले जैसे कहीं पे तुम जा रहे हो और किसी ने क्या किया, आपको रोक दिया, तो क्या कर रहा, क्या है वो आपके लिए, प्रतिरोध है। प्रतिरोध का मीन समझ गए, रोकने वाला, रुकावट। अगर जनरल भाषा में बोलो तो प्रतिरोध को कह सकते हैं रुकावट, ठीक है, वो प्रतिरोध होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कर रहा था, यहाँ पे धारा को कौन रोक दिया, इलेक्ट्रॉनों को रोक रहे ना, अरे इलेक्ट्रॉन को रोक रहे हैं, धारा को रोक रहे हैं, बात तो एक ही है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं गए तो धारा ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। तो किसे रोक रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन को रोक रहे थे, मींस धारा को रोक रहे थे। बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पे कौन रोकेगा भाई, माना हमने यहाँ पे देखो, यहाँ पे परमाणु रोक रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या जल के अणु है, अरे जल के अणु तो है इसमें, तो जल के अणु होंगे, तो यहाँ पे कौन रोकेगा धारा को, अणु रोकेंगे, अणु रोकेंगे ना, क्योंकि धारा जब पहले इसमें फिलो, हमने पढ़ा था इसमें सर्किट में फिलो धारा को, यहाँ पे पढ़ा था ना सर्किट में, इसका जो डायग्राम बनाया। अब क्या पढ़ने वाले हैं, बिलियन के अंदर धारा को पढ़ने वाले हो आप, बिलियन के अंदर, क्योंकि आपको पता है सर्किट में भी धारा चलती है और बिलियन के अंदर भी धारा चलती है। कौन से बिलियन के, जिसमें आयन होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे जब धारा चलेगी, धारा क्या होगी, यहाँ पे चलेगी, तो इसमें जो इसके अणु आयन होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे को रोकेंगे ना। अरे मान लो यहाँ पे बहुत सारे OH के आयन, OH आयन है, बहुत से H आयन है, जब H और H आयन क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे को रोकेंगे ना, कुछ अणु की फॉर्म में होंगे, क्योंकि टूटने वाले होंगे धारा के उससे, जैसे धारा फिल होगी टूटने वाले होंगे, तो इसका मीन्स इसमें बहुत सारे अणु आयन वगैरह होंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रोकेंगे, क्योंकि OH को क्या करना, OH माइनस को इधर जाना है और H को इधर जाना है, तो रास्ते में ऐसा हो सकता है कि इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, एक दूसरे को रोक रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पे भी क्या करेंगे, रोकेंगे, जैसे यहाँ पे परमाणु रोक रहे थे, यहाँ पे भी आयंस वगैरह एक दूसरे को रोकेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो यहाँ पे भी क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रतिरोध। फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा और मीन्स बिल्कुल सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्रतिरोध बोलोगे, यहाँ पे भी क्या बोलोगे, प्रतिरोध बोलोगे। यहाँ पे पता चल गया ना भाई, हमने क्या किया, किसी भी लिक्विड को लिया, उसमें अणु भी होंगे, आपको पता है, आयंस भी, जब वैद्युत धारा प्रवाहित करें आयंस भी बन गए इसमें, तो क्या कर रहे हैं, बहुत सारे आयंस होंगे, एक दूसरे की तरफ जब जाएंगे, जैसे मान लो बहुत सारी भीड़ है, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, तो क्या होगा, अरे रोकेंगे तो एक दूसरे को ढकेल के निकलते हैं, वो उधर जा रहा है, वो उधर जा रहा है, तो इस तरह से रुकावट होगी, उसी के बोलेंगे प्रतिरोध आर। डाउट क्लियर। यहाँ पे एल क्या ले रहे थे आप, एल ले रहे थे, जो सर्किट था उसकी लंबाई, लेकिन यहाँ पे लोगे ये जो प्लेटें हैं कैथोड वाली, इनके बीच की दूरी, ठीक है, समझ आया, बट डिफरेंट करना, यहाँ पे लंबाई ले रहे थे, यहाँ पे जो कैथोड और एनोड जिस प्लेटों के बने हुए हैं या धातुओं के बने हुए हैं, उनके बीच की दूरी, राइट। यहाँ पे कह रहे थे आप, जो आपके पास क्या था, चालक तार था, उसका क्षेत्रफल, यहाँ पे लेंगे आप प्लेटों का क्षेत्रफल। कोई दिक्कत, कंपेयर करके पढ़ोगे एकदम समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, देखो हमने क्या कर लिया, हमें यही तो चाहिए प्रतिरोध। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था आपका, आर का फॉर्मूला था ना, अरे आर का फॉर्मूला था ना, आर बराबर क्या था, B/I, ऐसा कुछ था फॉर्मूला, याद है, था ना। और इसी से हमने क्या निकाले थे, और भी फॉर्मूले निकाले थे, अब यहाँ पे निकालते जाएंगे उन्हीं फॉर्मूलों को। इसके लिए याद रखना, फॉर्मूले सेम ही होंगे, कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ठीक है। अब देखो पहले डेफिनेशन करने वाले हैं अपने चालकत्व या चालकता, क्या करने वाले हैं, चालकत्व या चालकता। अब देखो देखो अब क्या करने वाले हैं, किसकी चालकता कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं चालकता, विद्युत की धारा की तो कर रहे हो, अरे सिंपल सी बात है। चालकता किसकी देख रहे हो, चालकता मतलब चलना किसका देख रहे हो, यहाँ पे धारा का तो देख रहे हो, तो हम या तो चालकता बोल दे, चालकता अगर बोलेंगे तो डिसाइड नहीं होगा किसकी चालकता देख रहे हो। मैं बोल दूं कि मैं देख रहा हूँ हाथी की चालकता, ठीक है, तो चालकता किसी की भी हो सकती है, तुम्हारी भी तो चालकता होती है ना, तुम्हारे रास्ते में प्रतिरोध होता है, सिंपल याद रखना। चालकता मींस तुम जितनी तेज भी चल सकते हो, स्लो भी चल सकते हो, तेज चलोगे चालकता ज्यादा हुई, स्लो चलोगे चालकता कम हुई। जैसे आपके रास्ते में क्या हुआ, कहीं आप जा रहे हैं, बाइक से जा रहे हैं, पुलिस वालों ने रोक लिया, तो क्या हुआ आपके लिए, वो प्रतिरोध हो गए, सिंपल सी बात है। ऐसे यहाँ पे हाँ जनरल लाइफ में सीधी बात है, जनरल लाइफ में लेके पढ़ोगे और तुम फालतू में इतनी टेंशन लेते हो, अगर इसे जनरल लाइफ की तरह पढ़ो ना, किताबों में कुछ भी नहीं है, जो काम यहाँ पे बताने वाला है वो आपकी लाइफ में रोज होते हैं। अब देखो प्रतिरोध और चालकता आपकी लाइफ में नहीं होती, आप यहाँ तक पढ़ने के लिए आए मेरे पास, क्या चलकर नहीं आए, तो चालकता है तुम्हारे अंदर, तभी तो यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए ना। अब मैंने तुम्हें रोक लिया, यहाँ जाने नहीं दूंगा, तो मैं क्या हूं तुम्हारे लिए, 1-1.5 घंटे के लिए प्रतिरोध हूं, मैं जान नहीं दे रहा, तुम्हें रोके रखा है मैंने, बस।
हाँ R4 मेरा नाम भी आ रहा है। हाँ तो मैं प्रतिरोधी हूँ तुम्हारे लिए फिलहाल के लिए। तो यहाँ तक समझ आ गया। आप देखो यहाँ पे इसको बोलेंगे क्या, किसकी चालकता देख रहे हो आप, जिसकी चालकता देख रहे हो उसका नाम लगा दो। हम देख रहे हैं वैद्युत की चालकता, किसकी देखने वाले हैं, अब देखेंगे हम क्या, चालकता या चालकत्व किसकी देखने वाले हैं, वैद्युत की। तो हम देखेंगे वैद्युत चालकता, चालकता या चालकत्व, चालकत्व इसको दिखाते हैं हम किससे, जी से, राइट, दिखाते हैं जी से। आपको पता चल गया ना क्या होगी चालकता, सीधी बात है, उल्टी होगी प्रतिरोध की। तो हम बोल सकते हैं क्या चालकता क्या है, चालकता हमारी प्रतिरोध की उल्टी है। और इसमें क्या बोलते हैं, सीधी बात है, किताबों की भाषा में उल्टा तो नहीं बोलते, व्युत्क्रम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं ना, देखो क्या किया, डेफिनेशन ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो प्रतिरोध था उसे क्या कर दिया, क्या कर दिया, देखो अगर ये अलग था, डेफिनेशन निकालने से को बहुत बार बार मैंने बताया डेफिनेशन कैसे निकालते हैं। अलग था क्या बोल रहे हो, प्रतिरोध बोल रहे हो ना, 1 में लगा दिया, क्या बोलोगे अब इसको, प्रतिरोध का व्युत्क्रम। अब ये क्या कहला रहा है इस टाइम पे, चालकता। क्यों, क्योंकि अब ये चालकता के बराबर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूं, जब ये अलग था तो क्या बोल रहे थे आप इसको, प्रतिरोध। जब क्या किया आपने, इसे 1 में लगा दिया तो किसके बराबर हो गया, चालकता के। तो अब इसको चालकता बोल रहे हो। समझ में आया, जैसे मान ले कि ईंटें और उसका मसाला अलग पड़ा हुआ है तो उसको क्या बोल रहे हो आप, ईंटें और मसाला। फिर क्या किया आपने, ईंटों को मसाले को एक जगह लगा दिया, फिर क्या बोल रहे हो उसको, दीवार। समझ में आया। अब देखो जब ये अलग था तो क्या बोल रहे हो उसको, प्रतिरोध। जब से 1 में लगा दिया तो अब क्या बोल रहे हो उसको, चालकता। इसे ही चालकता बोल रहे हो, ये ध्यान रखना। कभी सोचो चालकता यही है, चालकता यही तो है। अरे इसको चालकता बोल दिया हमने, क्यों, क्योंकि अगर कोई किसी के इक्वल होता है तभी क्या होता है, तभी क्या होता है, तभी हम बराबर का साइन लगाते हैं। इसका मीन्स 1/r और चालकता क्या दोनों बराबर है, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, चालकता बोल रहे हैं। कोई डाउट है यहां तक, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं हम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही चालकता कह रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, चालकता कहते हैं। समझ आ गया, इसके व्युत्क्रम को भी क्या बोल रहे हैं, चालकता। जैसे मैं बोलूं कि ईंटों और मसाले की एक लाइन को ही क्या बोल रहे हैं, दीवार। ठीक है, अरे रियल में क्या है, वो ईंटा और मसाला ही तो है, उन्हें बस क्या किया आपने, एक लाइन में ही तो लगाया है, तो क्या बोल दिया फिर उसे आपने दीवार। तो रियल में क्या है, ये प्रतिरोधी तो है, इसे 1 में लगा दिया तो क्या बोल रहे हो इसको, चालकता। समझ में आ गया। तो एक डेफिनेशन आपकी क्लियर होगी। और देखो फॉर्मूला क्या रहेगा, बिल्कुल सेम जैसे वहां पे था ऐसे ही यहाँ पे नोट करो इसे। यहां तो समझ आ गया, हमने क्या समझ लिया, हमने समझा प्रतिरोध तो अच्छे समझ में आ गया ना। प्रतिरोध का मीन्स रोकने वाला, चाहे वो किसी को भी रोक रहा है, सीधी सी बात है। अगर वैद्युत को रोकेगा, वैद्युत का मीन्स करंट को रोकेगा, तो हम बोल देंगे वैद्युत प्रतिरोध। अगर आपको रोकने लगे तो बोल देना अपना प्रतिरोध, तो रोकने वाला प्रतिरोध होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब चालकता, चालकता भी मैंने अच्छे से समझा दी। चालकता क्या होती है, चालकता का मीन्स चलना, चलना होता है ना। तो आपको पता है कि अगर रोकने वाले ज्यादा होंगे तो वो स्लो चलेगा और रोकने वाले कम होंगे तो वो फास्ट चलेगा। तो ये थ्योरी भी लिखा दी मैंने। चालकता क्या होती है, प्रतिरोध की उल्टी होती है। दोनों पॉइंट क्लियर है। अब आता है विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, कंपेयर करके इसलिए बढ़ा रही हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर एकदम समझ आ गया सबके कि लंबाई, तो उसी से कंपेयर करके बढ़ा रहे हूँ कि यहाँ पे सिंबल सब वही यूज करने, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। यहाँ पे जैसे चालक की लंबाई है ना, तो यहाँ पे लंबाई नहीं है, दोनों प्लेटें है ना कैथोड एनोड, उनके बीच की दूरी ले रहे हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, चालक का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, तो यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं क्षेत्रफल, कैथोड एनोड की जो प्लेटें। बस ये डिफरेंट करना है, फॉर्मूले क्या है, सेम ही है। अब देखो, अब देखेंगे हम विशिष्ट प्रतिरोध। अब तुम्हें पता है विशिष्ट का मीन्स क्या होता है, विशिष्ट का मीन्स होता है जैसे तुम बोलते हो वीआईपी, विशिष्ट का मीन्स होता है सबसे अलग। विशिष्ट का मीन्स होता है ना, जैसे मान लो कि कोई भी एक इंसान है किसी सिटी में, वो क्या है, सबसे अलग है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एपीजे अब्दुल कलाम थे ना, तो सबसे क्या थे, वो विशिष्ट थे। विशिष्ट का मीन्स सबसे अच्छे और सबसे अलग। समझ में आया। तो सीधी सी बात है, विशिष्ट का मीन्स होता है सबसे अलग। तो प्रतिरोध समझ लिया। अब समझने वाले हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। तो आपने देखा था वहां पे इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूले वही यूज होने। आपने देखा था कि विशिष्ट प्रतिरोध रो इज इक्वल टू क्या होता है, याद है कुछ, रो इज इक्वल टू होता है हमारा
वैद्युत क्षेत्र अपॉन धारा घनत्व, यही तो होता ना। हमने क्या किया था, मैंने बोला था आपसे, निकलवा के बताया था कि B बराबर क्या होता है, E बराबर V अपॉन L होता है, J बराबर क्या होता है, I अपॉन A होता है। देखो निकाल के इसलिए बता रहे हैं आपको कंफ्यूजिंग ना हो, डायरेक्ट लिखा दूंगा समझ में नहीं आएगा कहां से आया। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी भी रिवाइज हो रही है आपकी और यहाँ पे भी समझ में आ रही है। तो क्या होगा, चौथा पहले में, तीसरा दूसरे में, तो क्या बनेगा हमारा V के पास क्या चला गया आपका A, ठीक है, और I और L दोनों एक साथ आ गए। आप पता है इसको क्या बोलते हो, आप R प्रतिरोध बोलते हो ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह R लिख सकते हैं, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा R और A अपॉन L। यहां तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने बोल दिया फॉर्मूले बिल्कुल सेम लगेंगे जो हमारे चालक इलेक्ट्रिसिटी में लगे थे, सीधी बात है यहीं पे लगेंगे, बस थोड़ा सा क्या होगा उसमें कन्वर्टेशन है और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे है ना, अब मैंने बोला था आपको कल बहुत अच्छे से सिखाने की, कई बार बोला था मैंने, ताकि आप उसको रिटर्न करना सीखो। क्या ये अलग है तो प्रतिरोध है, मैंने ऐसे तो बताया था ना कि ये अलग है तो प्रतिरोध है, बटे में लगा दिया तो क्या चालकता क्या बोलेंगे इसको, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो यहाँ पे एक तरीका और होता है थ्योरी निकालने का, समझ जाना कि इसको ये बोल रहे हैं, इसको ये बोल रहे हैं, अगर वो दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, तभी तो वो बोलोगे। जैसे मान लो कि 10 रुपए अगर $10 के बराबर होते, तो आप 10 रुपए को $10 भी बोल सकते, क्योंकि वैल्यू क्या है, दोनों की इक्वल है। इसका मीन्स अगर दोनों बराबर होते हैं तो उसको हम $10 को 10 रुपए बोल सकते हैं, 10 रुपए को $10 बोल सकते हैं। जैसे अगर ये और ये बराबर हो जाए, ये क्या हो जाए, विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो आप विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोध बोल सकते हो और प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हो। इसका मतलब इक्वल का मतलब यही होता है, समझ आ गया। अब देखो क्या लिखेंगे, इसकी थ्योरी लिखेंगे। एक तरीका और होता है थ्योरी लिखने का, अगर हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे अगर हम क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी कर दें, 1 कर दें, और एल की वैल्यू कितनी कर दें, 1 कर दें, जब आप 1 1 रखोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे 1। आप पता डिवाइड करते हैं या उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही रहता है, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। इस टाइम पे देखो दोनों क्या है, बराबर है, आर क्या है, रो के बराबर है, रो आर के बराबर है, तो इस टाइम क्या, इस टाइम आप रो को आर बोल सकते हो, आर को रो बोल सकते हो, इक्वल का मीन्स ये होता है। लेकिन इसकी थ्योरी कैसे लेंगे, ऐसा हुआ कब, ऐसा कब हो रहा है, आपको पता है जब ए जो है 1 के बराबर हो और एल 1 के बराबर हो, तब हो रहा है ऐसा, ठीक है ना। अब देखो लिखेंगे कैसे, 1 को क्या बोलते हैं इनकी भाषाओं में, बुक्स की, एकांक, एकांक बोलते हैं ना, एकांक का मीन्स अकेला या एक। अब हम क्या लिख सकते हैं इसकी थ्योरी, देखो इसकी थ्योरी लिखना है विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट विशिष्ट थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रही है ना, देखो ये हो गया, क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, इसकी थ्योरी हम लिख सकते हैं क्या, जब क्या हो क्षेत्रफल का मान तथा, हम ऐसे बोल सकते हैं ना, यहाँ पे ए क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल है ना, प्लेटों का क्षेत्रफल, तो हम बोल सकते हैं ना कि जब प्लेटों का क्षेत्रफल क्या हो, एकांक हो, और प्लेटों के बीच की दूरी क्या हो, एकांक हो, तब क्या होगा, तभी तो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है, या हम ये कह सकते हैं तभी हम प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं, समझ आया, तभी तो बोलते हो तुम, क्योंकि जब इन दोनों की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तभी तो आप विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोध बोल रहे हो। तो आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जब जब ये प्लेट है ना अपनी, प्लेटों का क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है, वह प्लेटों के बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी का मान क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकांक हो, तब क्या बोलोगे आप, तब हम कह सकते हैं कि प्रतिरोधी विशिष्ट प्रतिरोध है, सिंपल है ना। तभी देखो प्रतिरोधी क्या बन गया, अब विशिष्ट प्रतिरोध, जब ये 1 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि जब प्लेटों का क्षेत्रफल तथा प्लेटों के बीच की दूरी का मान एकांक हो, तब प्रतिरोध प्रतिरोध ही क्या कहलाता है,
ही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, कहलाता है। सिंपल सी बात है, सीधी बात है। आपको ये थ्योरी तो अपनी साइड से लिखनी है, जो यहाँ पे हो रहा है हमें पता है। देखो कि जब क्षेत्रफल का मान भी 1 हो गया और बीच की दूरी का मान भी क्या हो गया, 1 हो गया, तब देखो प्रतिरोधी क्या कहला रहा है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। समझ आ गया, इसे नोट करो। यहां तो समझ आ गया, विशिष्ट प्रतिरोध समझ आ गया। अब हम समझेंगे विशिष्ट चालकता। ठीक है, जैसे प्रतिरोध के साथ क्या थी, प्रतिरोध के साथ चालकता थी, तो विशिष्ट प्रतिरोध के साथ भी चालकता होगी। इसका मीन्स विशिष्ट प्रतिरोध का मीन्स क्या होगा, एक वीआईपी रोकने वाला। वो तो था प्रतिरोध, तो वो तो बेचारा सिंपल रोकने वाला। यहाँ पे विशिष्ट का मीन्स एक वीआईपी रोकने वाला होगा, तो चालकता भी क्या होगी, अरे चाल भी वीआईपी होगी। सीधी सी बात है, वीआईपी इंसान को ही वीआईपी रोकेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या है, चलने वाला भी वीआईपी है, तो उसे रोकने वाला भी वीआईपी है। इसका मीन्स विशिष्ट चालकता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध होगा। तो अब चले, अब पढ़ेंगे हम क्या, विशिष्ट चालकता। चालकता, ठीक है। चालकता इसको दिखाते हैं हम सिग्मा से। अब देखो क्या है, कल भी मैंने काफी समझाने की कोशिश की इस बात को कि जब ये क्या था, अलग था, तो आप क्या बोल रहे थे इसको, विशिष्ट प्रतिरोध। लेकिन अगर आपने इसे 1 की फॉर्म में लगा दिया, अब क्या बन गई है, अब ये विशिष्ट चालकता है। क्योंकि देखो इस कंडीशन में लगाने के बाद ये क्या है, ये चालकता, विशिष्ट चालकता के बराबर होगी। तो समझ लो इस टाइम क्या है ये, अरे इसे ही तो तुम भैया विशिष्ट चालकता बोल रहे हो। समझने की कोशिश करो, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर होता है, तो इसे ही तो बोल रहे हो। जैसे तुम इंसान हो ना सब, डाउट तो नहीं किसी को, सब इंसान हो तुम, सीधी बात है। तो क्या है, इंसान तो सब हो, लेकिन क्या है, नाम सबके लगे हुए है ना, नाम सबके लगे हुए। इसी तरह से देखो क्या है, ये चालकता है, चालकता है ना, चालकता है, तो ये इसके बराबर ही तो है। नहीं समझा, ये जो हमारा था, अब ये विशिष्ट प्रतिरोध नहीं है। 1 में लगने के बाद ये चालकता हो गई। समझ में आया। अगर यहाँ सिंबल बराबर का लग गया ना, तो समझ जाना इसी को बोल रहे हो आप। जैसे आप इंसान है, आपके कुछ ना कुछ नाम है ना, तो आपको आपके नाम से बोल रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे 1 को ही क्या बोल रहे हो आप, विशिष्ट चालकता। समझ में आ गया। अब क्या बोल सकते हैं, देखो साफ साफ दिख रहा है क्या, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखो हमने क्या किया, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम किया, ये किसके बराबर हो गया, विशिष्ट चालकता के। इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही तो क्या है, विशिष्ट चालकता है। सीधी बात है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध के काय को, व्युत्क्रम मतलब उल्टे को, व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। विशिष्ट चालकता कहते समझ आ रही है ना। अरे तुम्हें पता है इसका आपने क्या किया, विशिष्ट प्रतिरोध को व्युत्क्रम में लगाया और इसी को आप क्या बोल रहे हो, विशिष्ट चालकता। इसे ही बोल रहे हो, यही है विशिष्ट चालकता। बस इसके बराबर बता, इसका नाम रख दे विशिष्ट चालकता। है क्या, 1/ρ ही विशिष्ट चालकता है। समझ आ गया, नोट करो इसे। यहां तो समझ आ गया। अब देखो क्या है, हमने क्या दिखाया था, विशिष्ट चालकता को हमने किससे दिखाया, सिग्मा से दिखा दिया ना। विशिष्ट चालकता को सिग्मा से दिखा दिया। तो इसे दो चीजों से हम दिखा सकते हैं, सीधी बात है। हम इसे के से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने सिग्मा से इसलिए दिखा दिया, आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इसी बात है, तो वहां पे इसे किससे दिखाते हैं, सिग्मा से दिखाते हैं। और यहाँ पे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसलिए के से भी दिखा दिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप के से भी दिखा सकते हैं और आप सिग्मा से भी दिखा सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। देखेंगे हम सेल स्ट्रांग। सेल स्ट्रांग जो होता है हमारा, उसे यहाँ पे एनसीईआरटी में इसे इस तरह से प्रेस करके दिखा दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिसे भी दिखा दोगे कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसे सेल स्ट्रांग होता है हमारा L/A। L/A, L का मीन्स आपको पता है, L क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी आपको दिख रही है साफ साफ। इसलिए देखो कंपेयर करके दोनों मैंने ये रफ नहीं किए, मैंने लिख रखा है, इसलिए आप कंपेयर करके देखते रहे कहाँ पे क्या है। और यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पता है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसको बोलेंगे हम
पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात है, ये हो गया हमारा। तो फॉर्मूला आपके ये जो यूज होंगे छोटी छोटी आपने कर ली, थ्योरी जो यहाँ पे यूज होंगी वो भी आपने कर ली। तो सेल स्थिरांक की थ्योरी क्या लिख सकते हैं आप, सेल स्थिरांक की थ्योरी देखो, फिर वही बात, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक कितनी बार बताया मैंने, बताया ना। अब देखो क्या, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि सेल स्थिरांक यहां से दिखा रहे हैं। अब देखो क्या था, जब ये L था अलग तो क्या बोल रहे आप इसको L, जब A अलग था तो क्या बोल रहे A बोल रहे थे। लेकिन आपने जब इसको रेशियो में या अनुपात में लगा दिया, अब ये क्या बचा है, अब ये देखो, जब ये अलग था L था, जब ये अलग था A था, लेकिन जब ये दोनों रेशियो में लग गए तो अब ये ना L बचा ना A बचा, ये पूरे का पूरा क्या हो गया, सेल स्थिरांक, क्या हो गया, सेल स्थिरांक। तो क्या बोल सकते हैं हम बोल सकते हैं ये क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, ये क्या है, प्लेटों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका इसे जब अनुपात में लगाया तो क्या बोल रहे हैं हम इसको, अरे इसी को तो बोल रहे हैं सेल स्थिरांक। तो हम बोल सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक बोलते हैं। देखो इन दोनों को लगा दिया, ध्यान रखना सेल यही है सेल स्थिरांक। जब क्या किया, इसको आपने क्या बना दिया, अनुपात में लगा दिया, अब ये क्या है, ये सेल स्थिरांक है। अब पहले क्या था, पहले लंबाई थी और क्षेत्रफल था जब अलग अलग थे, लेकिन अब लगने के बाद क्या बोलोगे इसको, अब ये सेल स्थिरांक ही है, जिसे हमने इससे दिखा दिया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के अनुपात को ही क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। बात समझ में आ गई, अरे इसके अनुपात को सेल स्थिरांक बोल रहे हैं। तो मैं ये चीजें इसलिए आपको ज्यादा अच्छे से समझा रही हूँ क्योंकि ये मैं एक यूनिक तरीके से पढ़ाना चाह रही हूँ, एक यूनिक तरीके से, ताकि आपको याद रहे और एकदम क्लियरिटी से आप भूले भी नहीं कभी, ठीक है। तो ये हो गया, ये समझ आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। अब हम करेंगे देखो कोलराउस का नियम, इसी डायग्राम से कोलराउस का नियम अब करने वाले, इसको नोट करो आप। देखो अब इससे कोलराउस के नियम को ध्यान से समझना। हम देखो, आपने देखा था कि यहाँ पे आपने देखा था, मैंने बताया था चालकता में मैंने बताया था कि वायर के अंदर जो सर्किट होता है उसके अंदर आवेश का रियल में वैद्युत होता है क्या, धारा होती क्या है, अरे आवेश के चलने को ही तो आप वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश को चलने को ही वैद्युत धारा कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया, अगर आवेश एक जगह रुका हुआ है तब तो उसे आवेश बोलोगे, अगर आवेश ने चलना स्टार्ट कर दिया, अगर गति करनी स्टार्ट कर दी तो उसे वैद्युत धारा बोलोगे। ये तो था। अब देखो क्या होगा, अब चालकता भाई चालकता क्या होगी, चालकता है आवेश का चलना है, आवेश क्या होगा, चलेगा तो चालकता होगी, सीधी सी बात है, आवेश नहीं चलेगा तो चालकता नहीं होगी। अब किसकी वजह से हो रही है, ये भी तो डिपेंड करता है भाई, आवेश का चलना क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। अब आवेश किसकी वजह से चल रहा है उस पर ही तो डिपेंड करता है। अब आप देखो कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते थे तो वहां आवेश किसकी वजह से चलता, विभवांतर की वजह से चलता। आवेश को लेकर कौन जाता, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, कोई लेकर जाता है ना, कौन लेके जाता, इलेक्ट्रॉन तो लेके जाते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि चालकता जो थी धारा की वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से थी, अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चलते तो धारा नहीं चलती, ये है ना। तो वहां पे किसकी वजह से थी, इलेक्ट्रॉनों की वजह से, क्योंकि विभवांतर लगा, इलेक्ट्रॉनों पे प्रेशर पड़ा, इलेक्ट्रॉन ने चलना स्टार्ट कर दिया, चालकता हुई धारा की, धारा चलने लगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्लो कौन किसकी वजह से हो रही है, यहाँ पे आयनों की वजह से। बात समझ में आ रही, क्यों मैच करा के करा रहे हो, यहाँ पे जो चालकता थी वो थी इलेक्ट्रॉनों की वजह से, इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, धारा चल रही थी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो नहीं चल रहे, देखो
इसलिए दोनों डायग्राम को मैंने एक साथ बनाया है ताकि अच्छे से समझा सकूं। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन चल रहे थे, यहाँ पे क्या चल रहे हैं, आयन चल रहे हैं ना। और आयन कौन से चल रहे हैं, मैंने आपसे बताया था, आपसे ये भी बताया था स्टार्टिंग में, क्या बताया था मैंने कि चाहे धनावेश चल रहा है चाहे ऋणावेश चल रहा है, लेकिन आवेश तो चल रहा है तो चालकता है, ऐसी बात है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन तो नहीं चल रहे विलयन के अंदर, आयंस चल रहे हैं, और आयंस चल रहे हैं ना। अब देखो आपको पता है कि ये कहां पे पहुंचेगा, माइनस वाला प्लस पे, और ये प्लस वाला माइनस वाले पे। अगर यहाँ ओनली एक चले तो धारा बहेगी क्या, नहीं बहेगी ना, डिसबैलेंस हो जाएगा विलयन। और मैंने बोला अगर डिसबैलेंस हुआ कोई भी विलयन तो जो भी क्रिया होने वाले हो रही है वहां पे वो रुक जाएगी, ये भी बता चुका हूं आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसका मीन्स ये होगा इसके अंदर जो धारा चल रही है वो धनायन की वजह से भी चल रही है और ऋणायन की, एक की वजह से नहीं चल रही, दोनों की वजह से चल रही है। यही कोलहाउस ने बताया, कोलहाउस ने जो बताया वो यही बताया कि किसी विलयन की जो मोलर चालकता होती है वो धनायन की मोलर चालकता प्लस ऋणायन की मोलर चालकता के बराबर होती है। मान लो कि किसी सामान को दो इंसान लेके जा रहे हैं, किसी सामान को दो इंसान लेके जा रहे हैं, मैं पूछूंगी टोटल कितना चला गया सामान, तो आप क्या करोगे, दोनों जो इंसान है उनके वो जो लेके गए उसको ऐड करके बता दोगे कि 10 किलो ये लेके गया, 10 किलो ये लेके गया, ये 5 किलो ये लेके गया, 20 किलो हो गया, 15 किलो हो गया। तो क्या करोगे, दोनों जो लेके गए उनको जोड़ के बता दोगे। यहाँ पे भी यही है, यहाँ पे जो धारा को चला रहे हैं लेके जा रहे हैं, अब इसको जो लेके जा रहे हैं वो कौन लेके जा रहे हैं, धनायन भी ऋणायन भी। तो हम बता देंगे टोटल जो चला है यहाँ पे करंट वो धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता दोनों की चालकता के योग के बराबर है। सिंपल है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे देखो, लेकिन एक चीज और बताऊं मैं यहाँ पे, एक चीज और समझ लो यहाँ पे कि यहाँ पे जो तनुता का मतलब तो समझ लो, तनुता का मीन्स, तनु का मीन्स होता है पतला होना। तो और यहाँ पे कौन सा विलयन है अपना, विद्युत अपघट्य विलयन है ना। अरे विद्युत अपघट्य 1000 बार बोल चुका हूँ, विद्युत अपघट्य क्या होता है, धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूट जाता है, विद्युत अपघट्य विलयन होता है। तो उसने बोला कि यहाँ पे तनुता जो लो, तनुता का मीन्स क्या होता है, बिल्कुल पतला ले लो विलयन को, और तनुता भी कितनी बोली है, अनंत। और अनंत का मीन्स मैंने क्या बताया, मैंने बोला पता नहीं कितना पतला विलयन लेना है, तो इसी बात है अनंत तनुता लेनी है। उसने बोला अनंत तनुता लेनी है, तनुता अनंत क्यों ले रहा है, आपको पता है लिक्विड जितना गाढ़ा होगा, लिक्विड जितना गाढ़ा होगा यहाँ पे आयनों को चलने में इतनी दिक्कत आएगी। आप एयर में चलते हो आराम से चल रहे हो, आपको मैं पानी में चलाऊं तो दिक्कत आएगी ना। क्यों, क्योंकि एयर क्या है, एयर तो बिल्कुल मतलब पतली मान लो, जैसे इसके कंपेयर में अगर सोचो बिल्कुल पतली है, और लेकिन वो क्या हो जाएगा, जल उसके कंपेयर में गाढ़ा हो जाएगा। और मैं तुम्हें शहद में चलाऊं तो और मुश्किल होगा, चल ही नहीं पाओगे, सीधी बात है वो और गाढ़ा होता है। तो इसलिए उसने बोला कि यहाँ पे तनुता अनंत ले लो। तनुता अनंत का मतलब इन्हें विचारों को चलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आयंस आराम से चले अनंत तनुता में। तो उसने क्या बोला देखो, उसने बोला वो चालकता कैसे ले रहे हैं यहाँ पे, मोलर चालकता। मोलरता आप जानते हो, मोलरता जानते हो ना, तो मोलरता की टर्म्स में ले रहा है, क्योंकि मैंने बोला कि सांद्रता दो तरह की होती है, एक तो होती है सिंपल सांद्रता और एक होती है मोलर सांद्रता। तो मोलरता की कंडीशन में लेता है ना, जो आपने निकाली थी उस कंडीशन में ले रहा है। और यहाँ पे सिंपल चालकता नहीं ले रहा, वो मोलर चालकता ले रहा है। अब देखो उसने क्या बोला, कोलहाउस ने यही बोला जो मैंने समझाया। उसने बोला किसी अब ये कैसा विलयन है आपका, वैद्युत अपघट्य, किसी वैद्युत अपघट्य विलयन की काय पर, अनंत तनुता पर चालकता क्या होगी, मैंने भी समझाया, बिलियन के धनायनों की मोलर चालकता तथा ऋणायनों की मोलर चालकता के योग
के बराबर होती है, बराबर होती है। कोई दिक्कत? सीधी बात है भाई, इसकी जो चालकता होगी विलयन की, वो धनायनों की मोलर चालकता और ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? यहां तक समझ आ गया? कोई दिक्कत? लेकिन चालकता कैसी ले रहे हैं यहाँ पे चालकता नॉर्मल वाली नहीं ली है उसने, मोलर चालकता ले ली, ठीक है? मोल के कंडीशन में, अरे मोलरता आपने पढ़ी है ना, तो मोल के कंडीशन में चालकता ली है। इसका मीन्स आपको पता है कि चालकता दो तरह से हम किसी की सांद्रता दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक तो करते हैं खाली सांद्रता और एक करते हैं मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता का मीन्स मोलरता। अब हम सांद्रता में क्या करते हैं, सांद्रता में उसका भार लेते हैं, सांद्रता में भार लेते हैं ना। और मोलरता में क्या करते हैं, मोलरता में हम उसके मोलों की संख्या लेते हैं। तो इसका मीन्स यहाँ पे धनायन और ऋणायनों की मोलों की संख्या के अकॉर्डिंग डिफाइन करा रही होगा चालकता। अब तो बात क्लियर है? अब देखो एक मिनट और एग्जाम्पल और देख लो इसका। एग्जाम्पल क्या है, इसी का एग्जाम्पल ले लो आप, किसी का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसी का एग्जाम्पल ले लो। अब देखो इसकी चालकता क्या होगी, इसकी चालकता, अब हम क्या ले भाई, हमने लिया कि इसकी चालकता, और कैसी चालकता ले रहे हैं हम, हमने देखा कि इसकी जो चालकता है इस विलयन के अंदर वो इतनी है, और किस पर, अनंत तनुता पर। ये इंफिनिटिव का साइन तो आप जानते हैं। तो हमने देखा कि इस विलयन के अंदर कॉपर की जो मोलर चालकता है वो इतनी है ये, और हमने देखा SO4 की मोलर चालकता, तो हमने देखा कि अनंत तनुता पर SO4 की मोलर चालकता इतनी है। तो कोलराउस के नियम के अकॉर्डिंग टोटल विलयन की मोलर चालकता कितनी होगी, जो यहाँ पे लिखा है, दोनों की मोलर चालकता का योग कर दो, सीधी सी बात है। तो सीधी सी बात है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी चालकता होगी, तो हम कैसे ले सकते हैं विलयन की, हम ले सकते हैं कि इसकी अनंत मोलरता, और क्या ले रहे हैं यहाँ पे Cu की चालकता, प्लस यहाँ पे ले लेंगे अनंत तनुता पर किसकी, SO4 की चालकता। ठीक है, कोई दिक्कत? इन दोनों की मोलर चालकताओं को क्या कर दिया हमने, योग कर दिया। और यहाँ पे भी इंफिनिटिव का यूज ही करेंगे क्योंकि तनुता क्या है, अनंत है। कोई डाउट? और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, जो भी यहाँ पे यूज किया हमने, क्या यूज किया यहाँ पे हमने, CuSO4। क्या यूज किया हमने, CuSO4। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, देखो सिंपल सी बात है। इसकी उसने मोलर चालकता देखी, इसकी मोलर चालकता देखी, दोनों का योग कर दिया, इसी को क्या बोल दिया, विलयन की चालकता। बात खत्म। अब ठीक है, अब देखो, अब यहां तो समझ आ गया। अब कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग देख लें। अनुप्रयोग का मीन्स क्या होता है, प्रयोग का मीन्स यूज कहां कहां पे होने वाले, ठीक है। अब देखो इसके हम देखेंगे कोलराउस के नियम के क्या करने, नियम के अनुप्रयोग। प्रयोग का मीन्स यूज कहां कहां पे होने वाला है। अरे अनुप्रयोग का मीन्स तो समझ में आ रहे हो, जैसे मैं बोलूं कि मार्कर के मुझे अनुप्रयोग देखने हैं, तो इसका मीन्स क्या है, मार्कर का कहां कहां पे यूज कर सकता हूं मैं। सबसे पहला है इसका, जैसे हमारे क्या होते हैं अनंत तनुता पर कोई हमारे पास क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य, ये बता चुका हूं, प्रबल क्या होते हैं, दुर्बल क्या होते हैं। तो पहला इसका यूज है कि अनंत तनुता पे किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की हम क्या डिफाइन करते हैं, मोलर चालकता डिफाइन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं, ये तो बोल ही दूं, कोई दिक्कत थोड़ी, आप नोट कर लेंगे। तो पहला नियम क्या है, पहला है, लिखा दो, तो हम लिखेंगे कि अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल वैद्युत अपघट्य विलयन की क्या कहते हैं ना, मोलर चालकता, मोलर चालकता ज्ञात करने में। तो पहले क्या करते हैं, मोलर चालकता डिफाइन कर सकते हैं हम किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की। इसका मीन्स ये हुआ कि हम इस नियम का यूज करके किसी भी दुर्बल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पे मोलर चालकता डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा है, देखो दूसरा है, हम किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य की हम क्या निकाल सकते हैं, वियोजन की मात्रा। वियोजन की मात्रा समझ रहे हो, वियोजन की मात्रा कितना टूटा है ये, वियोजन होना टूटना, मतलब कितना ये टूटा है। तो हम बोलेंगे कि किसी दुर्बल
वैद्युत तो वैद्युत अपघट्य है ना, किसी दुर्बल वैद्युत अपघट्य अपघट्य के वियोजन वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में। ठीक है, बस क्या कर सकते हैं, वियोजन की मात्रा का यूज होता है, जैसे ये कितना टूटा है, भाई हमने क्या लिया, कोई दुर्बल विद्युत अपघट्य लिया, तो हमें ये भी तो देखना है कि जैसे हमने 100 ग्राम डाला उसमें, तो हमें पता चला कि 2 ग्राम टूटा है, तो हमें ये भी तो ज्ञात करना वियोजित कितना हुआ, कितना टूटा है ये। तो सीधी सी बात है, दोनों में यूज कर सकते हैं। एक किस में यूज कर सकते हैं कि हम इसकी चालकता डिफाइन कर सकते हैं, और दूसरा हम इसका ये डिफाइन कर सकते हैं कोलहाउस का नियम का यूज करके कि जितना हमने डाला था उसमें से वियोजित कितना हुआ, टूटा कितना है आयनों में। ठीक है, दोनों समझ आ गए। अब हमें करने 2 नियम बचे हुए हमारे पास फैराडे के नियम। ठीक है, और फिर उसके बाद चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। देखो यहां तक समझ आ गया। अब करने वाले हैं हम क्या, फैराडे का प्रथम नियम। अरे नियम ही लिखा है नियम। ठीक है, अब फैराडे का नियम क्या होगा, आपको क्या करना है, आपको समझना है। देखो एक बात बताइए, आप यहां पे आप देखो क्या होगा, जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित करेंगे, धारा का मीन्स क्या होता है आपको पता है, आवेश का ही दूसरा रूप धारा है। आवेश क्या है, एक जगह है तो आवेश बोल रहे हो, दौड़ना स्टार्ट कर दिया धारा बोल दिया, कौन सिंपल सी बात, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो सीधी सी बात है, उसने बोला है कि आप जितना क्या करेंगे, जितना इस बिलियन में धारा या आवेश ज्यादा प्रवाहित करेंगे, इतना ही क्या होगा। अब देखो ऐसा होगा, जैसे माना कि यहाँ पे हमने इसमें करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो कर रहे हैं ना, करंट फ्लो करने के बाद आपको पता है जैसे Cu प्लस कहां पे जाएगा, Cu प्लस माइनस पे जाएगा, और माइनस पे जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा, नहीं आवेश इसका खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा, अरे Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखो +2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, और क्या बना लेगा, कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर धातु में कन्वर्ट हो जाएगा ना। तो फैराडे का नियम यही कहता है कि जितना आप धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे, इतनी कॉपर धातु आपको ज्यादा मिलेगी, मुक्त हो जाएगी। मुक्त का मीन मुक्त तो हो गई, पहले क्या था, पहले ये आवेश में बंधी हुई थी, अब आवेश इसका क्या हो गया, खत्म हो गया, मुक्त हो गई। ध्यान रखना जब इन पे चार्जेस होते हैं ना तो ज्यादा ये अनबैलेंस हो जाते हैं, मालूम है। जब यहाँ पे इस पे चार्ज था तो ये अनबैलेंस क्यों थी, क्योंकि इसे प्रॉब्लम थी कि इसे अपने +2 आवेश खत्म करना था। ठीक है, और जब क्या हुआ, इसका +2 आवेश खत्म हो गया, ये फ्री हो गई, क्योंकि काम किसकी वजह से करना पड़ेगा ज्यादा से, +2 के, क्योंकि अगर किसी पे आवेश होता है चाहे पॉजिटिव होता है चाहे नेगेटिव होता है, तो वो ज्यादा अनबैलेंस रहती है, कि माइनस वाले को कैसे न कैसे करके इलेक्ट्रॉन देना होता है, प्लस वाले को कैसे न कैसे करके इलेक्ट्रॉन लेना होता है, तो ज्यादा डिसबैलेंस होगी। अब यहाँ पे इसने क्या किया, जो इसे काम करना वो हो गया, तो ये क्या हो गया, मुक्त हो गया, फ्री हो गया, सीधी सी बात है। तो क्या होगा, आप जितनी धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे, सीधी सी बात है, इतने इलेक्ट्रॉन इसे क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, इतनी कॉपर क्या होगी, ज्यादा मुक्त होगी। तो ये फैराडे ने बोला है कि किसी वैद्युत अपघट्य में जो मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा इतनी ही ज्यादा होगी जितना आवेश ज्यादा प्रवाहित करोगे। आप जानते भी है, जितना आवेश ज्यादा प्रवाहित करोगे, सीधी सी बात है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा आएंगे, और इतने ही Cu धातु की जो परमाणु होंगे इतने ज्यादा मुक्त होंगे। या तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे, जैसे मान लो 2 आए तो 1 Cu मिला, 4 आए तो 6 आए तो 3 Cu, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होगा, धारा बढ़ती जाएगी, ठीक है। और ये समझ आ गया ना, तो फैराडे ने यही बोला है कि, और ये मुक्त कहां पे होते हैं आपको पता है, कहां पे जा रहे हैं ये, इलेक्ट्रोडों पे तो जा रहे हैं, और ये जाके इस इलेक्ट्रोड पे मुक्त हो गया, ये इस पे मुक्त हो गया। अब देखो क्या हुआ, फैराडे ने यही बोला है कि जितना आप क्या करोगे, आवेश की मात्रा ज्यादा प्रवाहित करोगे, इतना ही मुक्त इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोडों पर ज्यादा होगा। तो फैराडे ने बोला है कि किसी वैद्युत वैद्युत अपघट्य बिलियन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों पर काय पे मुक्त हो रहा है ये, अरे फ्री काय पे हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों पे जाकर तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ले रहा है, वहीं पे तो मुक्त हो रहा है। तो क्या होगा, अपघट्य बिलियन में इलेक्ट्रोडों पर क्या मुक्त हुए
मुक्त हुए हुए पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, मात्रा बिलियन में प्रवाहित आवेश के, आवेश आवेश की लिखोगे और अच्छा रहेगा, की मात्रा के, मात्रा के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, होता है। समझ आ गया? इसका मीन्स यह हुआ, समझ तो आ गया, जितना आवेश ज्यादा प्रवाहित करेंगे आप, इतनी ही मुक्त इलेक्ट्रॉनों की, इतना ही मुक्त पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी। ये समझा भी दिया मैंने। आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन किए, 1 मिला, 4 इलेक्ट्रॉन किए, 2 मिले, कॉपर धातु के परमाणु, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं आप, आवेश की मात्रा बढ़ाते जा रहे हैं, तो मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा बढ़ती जा रही है। कोई डाउट थोड़ी यहाँ पे, ठीक है। तो उसने यही बोला, क्या बोला उसने, कि यहाँ पे जो मुक्त हुआ द्रव्यमान है वो क्या है, आवेश के अनुक्रमानुपाती है, ठीक है। ध्यान रखना, कहीं पे स्मॉल क्यू बना रखा है, कहीं पे कैपिटल बना रखा है, इससे कंफ्यूज तो होगे, क्यों बनाना आपको, तो सीधी सी बात, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहें तो आप स्मॉल भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ठीक है। और आपने इलेक्ट्रिसिटी में एक फॉर्मूला पढ़ा था, याद करो, कि I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन T, होता है ना। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 1 मान के, तो Q बराबर क्या आ जाएगा, IT। तो आप इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, मैंने बहुत बताया आपको ये, कि क्या, तो जो जिसके बराबर है उसकी जगह वो रख सकते हो। तो इसकी जगह क्या रख सकते हो आप, IT रख सकते हो। आपको बताया अभी ये अनुक्रमानुपाती है, अनुक्रमानुपाती का मतलब जानते हो आप, ये बढ़ेगा तो मुक्त हुआ द्रव्यमान भी बढ़ेगा, ठीक है। अब आपको पता है, अगर इसे हटाना, अनुक्रमानुपाती को बराबर में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, कोई नेतांक लगाना पड़ेगा। वो यहाँ पे जेड यूज करते हैं। एम बराबर क्या होगा, जेड यूज कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां तक तो डाउट नहीं है ना। तो क्या होगा, एम इज इक्वल टू हो गया जेड आई टी। यहाँ पे जेड क्या है, एक नेतांक है, ठीक है। क्या, कौन सा नेतांक बोलोगे इसको, जब फेराडे ने लगाया तो फेराडे का नेतांक ही होगा, सीधी बात है, सिंपल सी बात है। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं ना। बाकी हम इन फॉर्मूला का यूज करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा जब हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। क्या वैल्यू होती है, कैसे होते हैं, क्या क्या होते हैं, यहाँ तक क्लियर है, नोट करो इसे। यहाँ तो समझ आ गया। बस लास्ट नियम बचा हुआ है इसका, और चैप्टर अपना क्लोज। यहाँ पे देखो, फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है भाई, कि आप 2 सेलों को, एक सेल दिख रही है आपको, एक सेल दिख रही है, उसने बोला एक सेल और लगा लो यहाँ पे। श्रेणी क्रम का मीन्स जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था श्रेणी क्रम, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है। क्या करोगे, जैसे इस पे लाइन लगा दी आपने, ठीक है। श्रेणी क्रम का मीन्स होता है, इसके प्लस को दूसरी बैटरी के प्लस पे जोड़ देना है, इसके निगेटिव को दूसरी बैटरी के निगेटिव पे, तो सीरीज बन जाती है। सीरीज तो तुमने बनाई नहीं होगी, कई बैटरी को सीरीज जो बनाते हैं, कभी जरूरत पड़ेगी तो बनाई होगी, उसका प्लस उससे जोड़ दिया, उसका माइनस उससे, तो बनाते सीरीज। तो कई बैटरी को सीरीज बनाए थे। तो उसने बोला है कि अगर आपने कई बैटरियों की सीरीज बनाई और उन सब बैटरियों में बराबर धारा प्रवाहित की, तो सीधी सी बात है, आपको अब तो क्लियर हो गया कि अगर धारा प्रवाहित करोगे तो इलेक्ट्रोडों पर द्रव्यमान मुक्त होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये पहले नियम में सीख चुके हैं। उसने बोला है अगर तुमने 2 बैटरियों को सीरीज में लगाया, सीरीज में लगाया, और उन दोनों बैटरियों में समान मात्रा में आवेश प्रवाहित किया, तो दोनों के इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त होगा ना, जो मुक्त होगा क्या, द्रव्यमान, वो इनके तुल्यांकी भारों के अनुपाती होगा। मैंने अणुभार पढ़ाया था, अणुभार पढ़ाया था ना। तो क्या होता है, देखो जैसे हमने H2SO का निकाला था, पूरा चैप्टर अणुभार पे डिपेंड था, याद करो। H2SO4 है ना, तो कितना आया था, 98 आया था। इसी से बनता है तुल्यांकी भार। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप सोचोगे यार अणुभार तो पढ़ा, तुल्यांकी भार क्या होता है, तो ये अणुभार आ गया। बस अणुभार में क्या होता है, तुल्यांकी भार, इसमें अणुभार में ये संबंध होता है कि आप क्या करेंगे, अणुभार में n से डिवाइड कर देंगे, n से डिवाइड कर देंगे, तो उसे दिखा देता है ये किससे, यहाँ पे तो दिखा रहा है वो बड़े W से, कैपिटल W से दिखा रहा है, वैसे हम E से दिखाते हैं इसको मोस्टली। तो क्या होगा, तो अगर वो उसने W से दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, W से दिखा दो आप। तो उसने बोला अगर किसी का क्या निकालना है आपको, तुल्यांकी भार निकालना है E, यहाँ पे W दिखा रखा है, E होता है वैसे वो। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या करोगे आप, n से डिवाइड करोगे, n से डिवाइड। अब तुम सोचोगे n क्या होता है, n होता है
किसी अम्ल की क्षारीयता या किसी क्षार की अम्लता या दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कई टाइप से हम निकाल सकते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या में चेंज। जैसे यहाँ पे देखो ये अम्ल है, इसकी क्षारता, अम्ल की क्षारता देखो, बस आपको सिंपल में ध्यान रखना है, यहाँ पे H कितने, 2 से भाग कर दो, ठीक है। अगर 4 होता, OH कितने होते वहां पे 1, तो क्या करते 1 से भाग कर देते, यहाँ पे H होता 1 तो 1 से भाग कर देते। ये समझ में आया। और दिए गए इलेक्ट्रॉन मैंने उस पर इलेक्ट्रॉन पे पढ़ा है, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, 2 दे दिए, या 3 ले लिए, 3 दे दिए, तो 3 से भाग कर दोगे। इसका मतलब ये जनरली है, ज्यादा इसकी जरूरत है नहीं, बस मैंने बता दिया ताकि आपके माइंड में ये रहे कि तुल्यांकी भार क्या होता है। समझ में आ गया। तो ये तुल्यांकी भार अणुभार से ही निकलता है, बात खत्म, इतना याद रख लेना, जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे इसको। यहाँ तक ये है ना। तो उसने बोला है कि अगर समान मात्रा क्या की, 2 बैटरियां हैं, दोनों बैटरियों में समान मात्रा में क्या किया आपने, आवेश प्रवाहित किया, तो उनके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान जो होगा उनके तुल्यांकी भारों के अनुपाती होगा। जैसे मान लिया ये सेल ली, इसमें मुक्त कितना हुआ, इसमें मुक्त M1 मान लिया, और इसका तुल्यांकी भार जो इसमें यूज कर रहे हो वो कितना है, W1। अब दूसरी सेल लिया आपने, तो उसमें क्या लिया, मान लिया कि M2 हो गया और W2 हो गया। ये तो बोला है, ऐसे बोला है कि तो क्या होगा, अनुपाती होगा तुल्यांकी भारों के। तो इस, अब देखो ये नियम कहता है कि यदि श्रेणी क्रम में जुड़े, अब उसने बोला है विभिन्न विद्युत अपघट्य, ठीक है। विभिन्न का मतलब कितने भी हो सकते हैं, 1 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, कितने भी हो, उससे मतलब नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यदि श्रेणी क्रम में जुड़े, हम तो विद्युत अपघट्य लिख दे, कितने भी आ जाएंगे उसमें, तो हम लिखेंगे यदि श्रेणी क्रम में जुड़े वैद्युत भी होता है, बात एक ही है, विद्युत अपघट्य के बिलियनों में समान मात्रा का मीन्स बराबर, समान मात्रा में क्या की जाए, वैद्युत धारा, देखो वैद्युत या विद्युत बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तब इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए द्रव्यमान की मात्रा क्या होती है, उनके तुल्यांकी भारों के अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। समझ आ गया ना। अब देखो यहाँ पे क्या बोल, आप सोचोगे कि यहाँ पे तो सेल लगाई थी श्रेणी क्रम में, है? अरे खुद सोचो दिमाग से, अगर सेल श्रेणी क्रम में लगी हुई है तो क्या उनके अंदर भरा हुआ विलयन श्रेणी क्रम में नहीं हुआ। अगर मान लो कि पानी में नावें खड़ी हैं, वो क्या खड़ी हैं, श्रेणी क्रम में, तो क्या नावों में बैठे हुए इंसान श्रेणी क्रम में नहीं है, श्रेणी क्रम में। यहाँ तो समझ आ गया। हाँ भाई, नाव में ही इंसान है, ना कि इंसान में नाव है। यहाँ तो समझ आ गया। यदि श्रेणी क्रम में लगा है ना तो ये होता है। तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट विलयन है हमारा, तो हम क्या बोल सकते हैं, M1 अनुक्रमानुपाती W1 का मीन्स फर्स्ट वाले जो हमारा विद्युत अपघट्य है उसका तुल्यांकी भार अनुक्रमानुपाती होगा, और सेकंड वाले का लिया हमने M2 अनुक्रमानुपाती W2। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, M1 अपॉन M2 बराबर W1 अपॉन W2, दिक्कत खत्म, आपका चैप्टर क्लोज हो गया, ठीक है। और हम अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इसके बाद करेंगे अब इसके न्यूमेरिकल, ठीक है। ये चैप्टर क्लोज हो गया, इसे अच्छे से करना, फिर हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे।